हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 12th क्लास है हमारी, और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लियर है? और हमारा पहला चैप्टर इसमें प्रारंभ हो रखा है। विश्व जो आपकी जनसंख्या है, हम लोग उसको देख रहे थे। तो कल हमने कुछ चीज़ों पर बात की थी, और मैंने कुछ आपको होमवर्क भी दिया था। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क को अच्छे से कंप्लीट किया है? कितने बच्चे हैं जिन्होंने आपका जनसंख्या वृद्धि दर को देखा है? और बहुत सारी चीज़ों को मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को होमवर्क के तौर पर, कितने लोगों ने किया है? चलिए, जनसंख्या घनत्व को आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हम ज्ञात कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको एग्जाम्पल देकर वो आपको समझाऊंगा कि हम लोग आपका मृत्यु दर ज्ञात कैसे करते हैं, बर्थ रेट को हम लोग कैसे निकालते हैं, चाइल्ड डेथ रेट जो होती है हम उसको कैसे ज्ञात करते हैं, घनत्व क्या है, जनसंख्या वृद्धि किसको बोलते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने आपका सबसे पहले देखा था जनसंख्या घनत्व। तो मैंने आपको समझाया कि यह सामान्य है, मतलब कोई भी एक रैंडम हमने उसमें काउंटिंग की कर बताया था कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति के रूप में हम इसको मापते हैं। क्लियर है? अगर आपको कहीं का आपको जनसंख्या घनत्व अगर आपको ज्ञात करना है, तो जनसंख्या घनत्व आपको ज्ञात करने के लिए टोटल पॉपुलेशन अपॉन जो उसका टोटल एरिया है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और उससे क्या निकल जाएगा? आपका जनसंख्या जो घनत्व है आप उसको ज्ञात कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैंने आपको इसको समझाया था। क्लियर है? इसको हम लोग आपका देख चुके थे। फिर मैंने आपको बताया कि जनसंख्या को आप वितरण को जो आपका प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर है। देखिए, आप जानते हैं उसमें मैंने आपको कुछ फैक्टर का जिक्र किया था। जैसे मैंने आपको एक फैक्टर मैंने आपको बताया भौगोलिक कारक, ज्योग्राफिकल, आप इसको फैक्टर कह सकते हैं। एक मैंने आर्थिक रूप बताया और इसका सामाजिक रूप मैंने आपको बताया था। आप देखते हैं कि जहां पर जल की उपलब्धता अधिक होती है वहां पर क्या होता है? लोगों का सामान्यतः निवास अधिक होता है। क्लियर हो गया? और भू आकृति का मतलब है जहां पर आपके मैदान होंगे वहां आपकी जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। क्लियर है? पहाड़ों पर भी आपकी जनसंख्या आपका पाई जाती है, और जो आपके मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहां पर क्या होता है? आपका जनसंख्या कम पाई जाती है। क्लियर है? एक हिमालय ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि ऐसा कौन सा आपका पर्वत है जहां पर सबसे ज्यादा आपका जनसंख्या आपका देखने के लिए मिलती है, तो हिमालय एक ऐसा पर्वत है जहां पर आपका पहाड़ों पर भी आपका जनसंख्या घनत्व या कह सकते हैं जनसंख्या निवास अधिक हमको आपका देखने के लिए मिलता है। विश्व में और कहीं ऐसा बहुत कम मात्रा में है। क्लियर है? अधिकतम कहां पर है? यहाँ पर। जलवायु, फिर बात करें क्लाइमेटोलॉजी की। आप जानते हैं कि व्यक्ति को सरवाइव करने के लिए जलवायु बहुत बड़ा कारक के रूप में सामने आती है। तो जहां की जलवायु सम और विषम हो, सम होगी तो वो मानव अनुकूल होती है, मानव वहां निवास कर सकता है, उसमें रह सकता है, और उसके लिए आपका सहायक सिद्ध होती है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर हो गया वो सब उस पर डिपेंड है। कहीं पर आप देखेंगे उष्ण होता है, बहुत गर्मी होती है, कहीं पर आपके ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं जो आपके मानव बसावट के लिए क्या होते हैं? असुविधाजनक होते हैं। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद मैंने आपको बताया मृदा, यानी कि जो आपका मिट्टी है, तो मिट्टी का अभिप्राय किससे है? एग्रीकल्चर से है, और उससे संबंधित जो भी एक्टिविटी है उससे है। और अगर आपकी कहीं की मिट्टी उपजाऊ है, जैसे मान लीजिए कहीं की दोमट मिट्टी है, तो आप जानते हैं कि वो कृषि के लिए उपयोगी है। और ऐसी जगह अगर कृषि होगी तो आप पाएंगे यहाँ आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, और उत्पादन ज्यादा होने की वजह से जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। तो ये सारे ऐसे कारक थे जो आपका भौगोलिक कारक थे जनसंख्या वितरण को वो आपका प्रभावित करने के लिए। आर्थिक कारक के रूप में आप देखिए तो हमारे सामने तीन फैक्टर निकल कर सामने आते हैं। एक आता है खनिज, एक होता है नगरीकरण, एक होता है इंडस्ट्री। अब देखिए खनिज का मतलब देखिए जहां पर आपका उत्खनन, औद्योगिक चीज, जहां पर आपके फैक्ट्री वगैरह होती हैं, जहां पर आपका रॉ मटेरियल वेस्ट चीजें आपका निकलती हैं, खनिज निकलते हैं, वहां पर आपकी जनसंख्या बसावट जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। नगरीकरण को आप देखते हैं कि आपके नगर, आपका शहरों में जब छोटे छोटे जो आपके आपके जो कस्बे थे वो आपके नगरों में, नगर आपके महानगरों में आपका बढ़ते जा रहे हैं, और फिर वो क्या बन रहा है? आपका मेट्रोपॉलिटन जो आपके सिटी हैं उनमें चेंज हो रहे हैं। इंडस्ट्री के ऊपर देखिए, जहां भी कोई फैक्ट्री, कोई आपका उद्योग आपका स्थापित होता है, तो कुछ समय के बाद वहां
बहुत सारी बसीगत शुरू हो जाती है। क्लियर हो गया? क्योंकि उनके अंदर काम करने वाले श्रमिक उसी के अपनी फैक्ट्री के आसपास अपनी बसावट को प्राथमिकता देते हैं। क्लियर है? और वहीं क्या होता है, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, मार्केट, सुपरमार्केट जैसी चीजें भी सामने आती हैं। एक फैक्टर डिपेंड करता है संस्कृति और समाज। आप किसी क्षेत्र में रहते हैं, वहां का समाज, वहां की संस्कृति, वहां की परंपराएं किस प्रकार की हैं, ये भी आपका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसके लिए? मानव निवास के लिए। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारी जनसंख्या में भूगोल की कुछ आपकी मूलभूत आपकी कल्पनाएं हैं, मान्यताएं हैं, अजम्पशंस हैं। जैसे आपका जनसंख्या वृद्धि। अगर हमको जनसंख्या वृद्धि को काउंट करना है तो हम कैसे देखेंगे? तो किसी दो समयांतराल के, निश्चित समयांतराल के बीच जो आपका जनसंख्या परिवर्तन हुई है, उसी को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, आज हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ है 2023 के अंदर, और 2024 में अगर जनसंख्या आपकी 105 करोड़ हो जाए, मैं आपसे पूछूं कि जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ, तो आप क्या कहेंगे कि सर 2023 को आधार मानकर अगर हम लोग ज्ञात करें तो वर्तमान समय तक अभी 5 करोड़ जनसंख्या इन 2 वर्ष अंतरालों के बीच बढ़ गई है। यही होगा ना? तो हमने जनसंख्या को आपका देख लिया था, और मैंने कुछ आपको होमवर्क दिए थे और किए थे इस प्रकार। अब पता नहीं कितने बच्चों ने किए नहीं किए, कितने बच्चों ने करे हैं? चलिए तो शुरू करें। आइए, तो सबसे पहले हम लोग कहां शुरू करते हैं? इसको देखते हैं। किसको? जनसंख्या वृद्धि को। ध्यान दीजिए, क्या बात करेंगे? जनसंख्या की वृद्धि। देखिए, यह है जनसंख्या में परिवर्तन। क्या है? जनसंख्या में परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब आपका चेंजेस जो हमको दिखाई देंगे, में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। क्लियर है? हम किस में व्यक्त कर रहे हैं उसको? आप देखेंगे हम उसको परसेंटेज में आपका देख रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपको परिभाषा लिखनी थी। इस तरह से आपका वन लाइनर आपको मिल सकता है। हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर में हमने क्या देखा था? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि की हम लोग बात कर रहे थे। तो मैं सीधा परिभाषा लिख दूं या आप लिख देता हूं? चलिए, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। देखिए, कह रहे हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि
कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे सिंपल पूछ ले प्राकृतिक वृद्धि क्या है, तो आप कहेंगे प्राकृतिक वृद्धि हो गया आपका बराबर जन्म माइनस मृत्यु। भाई जन्म माइनस, अगर बाप मृत्यु करेंगे तो ही तो क्या निकलेगी आपकी बच्चों, प्राकृतिक आपका जो वृद्धि है ये आपकी ज्ञात हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे वास्तविक वृद्धि की। किसकी बात कर रहे थे? वास्तविक वृद्धि की। आइए देखते हैं। वास्तविक वृद्धि। जनसंख्या मैंने नहीं लिखा क्योंकि आपको पता है कि हम बात ही किसकी कर रहे हैं, बार बार जनसंख्या की। तो आप बस लिख सकते हैं जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को, इस तरह से भी आप लिख लीजिए। देखिए, यह वृद्धि तब होती है जब जब वास्तविक या वृद्धि कह लीजिए, किसे कहेंगे, बराबर होती है जन्म मृत्यु प्लस आप्रवास उत्प्रवास। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा दोनों क्या होते हैं। ठीक, क्या होती है आप्रवास और उत्प्रवास। अभी फिलहाल आप लोग इनको शब्द की तरह ही यूज करिए, आपको पता लगेगा कि जो शहर से बाहर जाते हैं, शहर के अंदर आते हैं, उनको क्या कहते हैं, अभी मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा। फिलहाल इतना ध्यान रखिए। क्लियर हो गया? तो पहले आप इनको कॉपी कर लें, अगर जो बच्चा लिखना चाहे आप लोग लिख सकते हैं सभी। तो हम इनकी परिभाषाओं की बात कर रहे थे, लिख लीजिए। 30 सेकंड का समय दूंगा मैं आपको कॉपी करने के लिए, आप जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। हो गया? आगे बढ़ जाए बच्चों, जल्दी करें आप। चलिए, अभी ये बचा हुआ है, इसे और आप लोग कॉपी कर लें ताकि हम लोग जनसंख्या की धनात्मक जो आपका वृद्धि है हम लोग उसको देख पाए। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जन्म दर कैसे निकालते हैं, मृत्यु दर हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं। हो गया? चलिए बच्चों आगे बढ़ जाएं। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि को हम लोग देखेंगे कि आपका जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या है। देखिए, यहां से मैं लिख देता हूं, यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या जब देशों से
लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास करें। मान लीजिए आपका देश है, भले ही आपकी मृत्यु दर अधिक थी, लेकिन क्या हो गया, लोग किसी और देश से वहां आकर बसने लगे, तो ऐसी स्थिति को आप कह सकते हैं कि ये स्थिति जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर है। चलिए, क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने देखा कुछ बहुत सारे परिभाषाएं थी जिन्हें मैंने आपको बताया है। तो वास्तविक वृद्धि दर क्या है, कैसे होती है, तो उसको आप एक बार पढ़ लें, आप रिवीजन कर लें। ऐसे ही आपका ऋणात्मक है, आप उसको लिख लीजिए ऋणात्मक को, ताकि कल हम लोग आगे बढ़ सकें और अधोशोषित जो आपकी मृत्यु दर है, जन्म दर है, इनकी परिभाषाओं को और जो उनके फार्मूले हैं कि हम इनको ज्ञात कैसे करते हैं, कि आपका प्रति हजार में कैसे निकालते हैं, और हम इन सारी चीज़ों को आपका गौर कर कर अपने इस लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना आप लोगों ने पढ़ा है, आप उसको जाकर सभी विषयों को अच्छे से रिवीजन कीजिए और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।